आज हम बात करने वाले हैं कि जो 130वां संविधान संशोधन है उसके बारे में। जो 130वां संविधान संशोधन है उसके बारे में हम आज लोग बात करने वाले हैं। हाल ही में ये जो संशोधन विधेयक है ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। तो ये जो आपका विधेयक है इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। और ये हम बात ये भी करेंगे कि ये जो संशोधन है, अगर ये संशोधन कानून बनता है तो संविधान में किस आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा संसद को, ये भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि अगर गंभीर अपराधों में किसी मंत्री को 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है तो उसको वो कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए उस मंत्री को उसके पद से हटाया जाएगा, कौन हटाएगा, ये भी हम बात करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा लेक्चर के अंत तक ताकि आपका कोई भी जो डाउट है वो मिस ना हो, ताकि आपको दोबारा वीडियो ये कहीं पर देखना ना पड़े, आपका टाइम बचे। वही अब टाइम इसको रिवीजन करने में लगा सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हम बात करेंगे आज संविधान का जो 130वां संशोधन है उसके बारे में। जो 130वां संविधान संशोधन है, 130वां संविधान संशोधन है 2025 में अभी ये विधेयक लोकसभा में आया है। केंद्र मंत्री केंद्र मंत्री केंद्र मंत्री इस समय कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तो अमित शाह जी क्या किए हैं कि लोकसभा में एक संविधान संशोधन लेकर आए हैं, 2025 में पेश किया गया है इसको। यह विधेयक भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास है। सही बात है। पहले क्या होता था कि बहुत से ऐसे मंत्री होते थे जो सरकार का जेल में रहकर संचालन करते थे। बहुत से ऐसे मंत्री हुए हैं जो जेल में रहते हुए सरकार को चलाते रहते थे। तो अब ये जो विधेयक आया है ये अच्छा भी है और इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, वो भी हम बाद में देख लेंगे। तो ये हमारे कहाँ पर लाया गया है, इसमें 2 पॉइंट ध्यान देने वाली हैं। कौन लाया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी लेकर आए हैं। कहाँ पर लेकर आए हैं? लोकसभा में लेकर आए हैं ये विधेयक। फिर हम बात करें तो इस विधेयक के बारे में अगर हम बात करें तो विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या हो सकते हैं, इस विधेयक के जो मुख्य प्रावधान हैं वो क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इसके जो मुख्य प्रावधान हैं वो 3 प्रावधान हैं। कौन कौन से प्रावधान हैं? पहला जो प्रावधान है उसमें क्या कहा गया है कि 30 दिन की हिरासत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री, वो मंत्री केंद्र मंत्री भी हो सकता है, कैबिनेट का मंत्री भी हो सकता है और विधानसभा यानी कि राज्य का भी कोई मंत्री हो सकता है, जिसको 30 दिन तक हिरासत में रखा जाएगा उसको अपने पद से क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना होगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा उसको। लगातार 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहता है, लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाया जाएगा, या वो खुद अपना त्याग पत्र दे दे या उसको हटाया जाएगा। अब कौन हटाएगा ये आगे बात करेंगे। दूसरा जो प्रावधान है वो क्या है? संविधान संशोधन। अभी हमने बात किया था अगर ये विधेयक कानून बनता है तो संविधान में जो आर्टिकल है उसमें किसमें संशोधन करना पड़ेगा आपको, ये कानून बनेगा तो किसमें संशोधन करना पड़ेगा? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 ए में संशोधन का प्रस्ताव है। यह केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर लागू होगा, यानी कि ये केंद्र सरकार पर भी लागू होता है और ये राज्य सरकार पर भी क्या होता है? लागू होता है। जो तीसरा प्रावधान है इसमें, वो तीसरा प्रावधान क्या है कि संयुक्त संसदीय समिति तीनों विधेयक प्रस्तुत, जांच और चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति में भेजे जाएंगे। यानी कि जब ये तीनों संशोधन होंगे, कौन से? जो ये वाले हुए हैं अनुच्छेद 75, 164 और
239 AA, जब इसमें संशोधन करना होगा तो क्या करना होगा कि इनको एक संयुक्त संसदीय समिति में जांच और चर्चा के लिए, डिबेट के लिए उसमें भेजा जाएगा। यानी कि इसको सिंपली भाषा में कहें तो रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। जो आपकी संयुक्त संसदीय समिति है उसमें रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। अब बात करें तो जो केंद्र मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं और जो अन्य मंत्री हैं उनको कौन हटा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो जो केंद्रीय मंत्री हैं यानी कि जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जैसे जैसे गृह मंत्री और वित्त मंत्री, ऐसे जो केंद्र के मंत्री हैं उनको कौन हटा सकता है। तो केंद्रीय मंत्री की बात करें तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर, हाँ ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति हटाएंगे तो, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर हटाएंगे। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन मंत्री को हटाना होगा। यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर, अगर कोई मंत्री 30 दिन तक गंभीर अपराधों में क्या होता है, हिरासत में रहता है, तो उसको क्या करना होगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन उसको क्या करेंगे, पद मुक्त कर देंगे। उसको 31वें दिन मंत्री को पद मुक्त कर देंगे, हटा देंगे। यदि प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते हैं, ये भी पॉइंट है, यदि प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते हैं तो मंत्री स्वतः पद मुक्त हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कोई कैबिनेट ऐसी बनी है जिसमें जो कैबिनेट के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, वो सलाह नहीं दे रहे हैं राष्ट्रपति को, तो 31वें दिन क्या होगा कि उस मंत्री को स्वतः ही पद मुक्त हो जाना पड़ेगा, अगर प्रधानमंत्री सलाह नहीं देंगे। तो ये हमने बात कर ली किया केंद्र मंत्री। केंद्र जो केंद्रीय मंत्री हैं उसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को 31वें दिन पद मुक्त कर देगा। और अगर वो प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री अगर सलाह अपनी नहीं देंगे तो 31वें दिन उसको स्वतः ही अपना पद खाली करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राज्य मंत्री की, कि राज्य मंत्री जो विधानसभा होती है उसमें भी तो मंत्री होते हैं, तो उन मंत्रियों को कौन हटा सकता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक सलाह ना मिलने पर स्वतः 15, सेम फंडा है जो केंद्र मंत्री, बस यहाँ पर क्या है कि जो राज्यपाल है, वहां पर कौन था, राष्ट्रपति, यहाँ राज्य में क्या होगा कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन जो विधानसभा के कोई मंत्री है उसको क्या करना होगा कि 31वें दिन पद मुक्त कर देना होगा। अगर वो गंभीर अपराध में 30 दिन तक हिरासत में रहता है, कैद में रहता है, तो उसको 31वें दिन पद मुक्त कर देना होगा। अब बात कर लेते हैं, हमने मंत्रियों की तो बात कर ली, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कौन हटाएगा। मान लो वो गंभीर अपराध में 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं, तो उनको कौन पद से हटाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहने पर 31वें दिन का पर त्यागपत्र देना होगा। नहीं देते हैं तो उनको स्वतः पद मुक्त होना पड़ेगा, यानी कि उनको पद अपना छोड़ना पड़ जाएगा। यानी कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, अगर वो 30 दिन तक गंभीर अपराध में हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन उनको क्या करना होगा, 31वें दिन उनको त्यागपत्र देना होगा। अगर वो त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं तो 31वें दिन वो स्वतः ही पद मुक्त हो जाएंगे। अब हम आगे भी बात कर लेते हैं कि विधेयक के पक्ष में तर्क है, कितना ये विधेयक अच्छा है, इसके कौन कौन से क्या समाज को लाभ होने वाले हैं, इसके पक्ष में तर्क कर लेते हैं, फिर विपक्ष में तर्क कर लेते हैं। तो पक्ष में तर्क करेंगे, अगर जो विधेयक के हम पक्ष में तर्क करें तो संवैधानिक नैतिकता है इसमें, बात तो सही है, संवैधानिक नैतिकता है। मनोज, एक मामला था कौन सा, मनोज नरुल्ला वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंभीर आपराधिक मामले में दोषी व्यक्ति को मंत्री बनने से बचना चाहिए। एक ये अब के कोई आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए पॉलिटी का आंसर राइटिंग कर रहे हैं जीएस पेपर 2 का मेंस में, वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसमें आप क्या कर रहे हैं कि मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो आप ये जो मामला है कौन सा, मनोज नरुल्ला बनाम सुप्रीम कोर्ट वाला,
कि गंभीर आपराधिक मामले में दोषी व्यक्ति को मंत्री बनने से बचना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक सुझाव दिया है किसको, कि जिनका जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं मंत्री, ठीक, उनको मंत्री बनने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। फिर क्या है, जन विश्वास की रक्षा भी बढ़ेगी। बात सही है, जन विश्वास की रक्षा कैसे बढ़ेगी, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कार्यवाही को दर्शाता है, जेल से शासन चलाने को रोकता है। बात सही है, बहुत ऐसे ऐसे मंत्री रहे हैं जो जेल में रहते हुए सरकार को चला रहे हैं। तो ये क्या होगा कि जन विश्वास, लोगों, जन विश्वास की रक्षा होगी, लोगों की रक्षा भी होगी कि एक कोई मंत्री है वो अपराध करता है, ठीक है, तब भी वो सरकार को चला रहा है। तो इसमें क्या होगी कि जो जन विश्वास की रक्षा है वो छीड़ होती है। ऐसे अगर ये विधेयक पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो इसमें जन विश्वास की रक्षा भी बनेगी। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, विधेयक के विपक्ष में तर्क क्या है। हमने पक्ष में बात कर ली, क्या तर्क होने चाहिए। अब हम विपक्ष में बात करते हैं कि विपक्ष में क्या है। विपक्ष में प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। अब नेचुरल लॉ, प्राकृतिक न्याय, न्याय के क्या ये विरुद्ध है, कैसे है, निर्दोष माने जाने के सिद्धांत के प्रतिकूल, केवल गिरफ्तारी या हिरासत के आधार पर पद से प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। यानी कि ये कहना क्या चाहता है कि केवल केवल कोई 30 दिन तक क्या हुआ है, गिरफ्तार हुआ है, केवल कस्टडी हिरासत में रहा है, उसको कैद नहीं हुई है, बाद में मान लो उसका केस चलता है कोर्ट में, वो क्या होता है, निर्दोष साबित होता है। अब उसको 30 दिन तक हिरासत में रहा है, अब वो उसका राजनीतिक करियर क्या हो गया, चौपट हो गया। तो ये नेचुरल लॉ के भी खिलाफ है। प्राकृतिक प्राकृतिक जो न्याय है उसके भी ये विरुद्ध है। नेक्स्ट कौन सा है, राजनीतिक दुरुपयोग। हाँ सही बात, अभी जल्दी में दिल्ली में देखा है, ईडी सीबीआई की गलत क्या हुई है, उसका गलत मिसयूज हुआ है। तो राजनीतिक दुरुपयोग, राजनीतिक दुरुपयोग कैसे, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी से जुड़ी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। वो तो आप जानते ही हैं कि ईडी सीबीआई का आज के समय में क्या हो रहा है। असंगतता, असंगतता क्या है कि जहां सांसद और विधेयक केवल दोष सिद्ध होने पर अयोग्य होते हैं, वही मंत्री सिर्फ गिरफ्तार होने पर त्यागपत्र। यानी कि ये बायसनेस है। कोई सांसद या विधेयक क्या होता है कि जब तक उसको कोर्ट सजा नहीं सुनाती है, कैद नहीं होता है, तब तक वो पद मुक्त नहीं होंगे। और इधर मंत्री का अगर ये विधेयक पास होता है तो मंत्री क्या होंगे, वो तो 30 दिन की हिरासत में ही उनको पद मुक्त कर अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये बायसनेस भी है भाई। नेक्स्ट क्या है कि मौजूद कानूनी ढांचा क्या है, यानी कि प्रेजेंट सिनेरियो इसका क्या है। तो मौजूद कानूनी ढांचे की बात करें तो एक है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, यानी कि इसी को कहते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये क्या करता है, इस एक्ट का प्रयोग करके जो ईसीआई होती है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, इस एक्ट का बहुत ही उपयोग करती है। मान लो कि कोई ऐसी पार्टी है जो करप्शन करती है या कुछ भी करती है, तो उसको क्या करती है कि राजनीति से उसका पत्ता साफ कर देती है ईसीआई। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें क्या है, इसकी धारा जो इसकी धारा 83 है में 2 या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में दोषी पाए जाने वाले विधायक या सांसद को अयोग्य ठहराता है। यानी कि इसका कहने का सीधा मतलब क्या है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है, उसकी धारा जो 83 है वो क्या कहती है कि जब कोई सांसद या विधायक क्या करता है कि दो या उससे अधिक दो या उससे अधिक वर्षों तक क्या सजा, यानी कि कैद में रहता है, तब उसको क्या करना होगा कि उसको इलेक्शन लड़ने में अयोग्य ठहराता है। कौन, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई क्या करता है, उसको अयोग्य ठहरा देता है कि भाई साहब, आप 2 साल या उससे ज्यादा जेल में रहे हैं, आपका जो प्राकृतिक नेचर है वो आपका क्या है कि एक आपराधिक टाइप का है, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये ईसीआई का काम है। दूसरी बात करें
तो लिली थॉमस वाद 2013, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए की धारा 84, आरपीए एक्ट यही है, आरपीए की धारा 84 को रद्द कर दिया, जिसमें दोष सिद्धि के खिलाफ अपील दायर करने पर अयोग्यता से बचाव था। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए आरपीए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 84 थी, उसको क्या कर दिया, नल एंड वाइड घोषित कर दिया, उसको उसको रद्द कर दिया इस धारा को। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, मनोज नरुल्ला बनाम भारत संघ। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था मनोज नरुल्ला बनाम भारत संघ 2014। इसमें क्या है, कोर्ट ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों पर कोई कानूनी रोक नहीं है। बात सही है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता हैं, उन पर, जो मंत्री हैं, उन पर कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को ऐसे लोगों को मंत्री बनने से नहीं, उनको मान लीजिए कि उनको टिकट नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यही है कि जो मनोज नरुल्ला बनाम भारत संघ 2014 है, उसमें क्या कहता है कि कोर्ट ने कहा कि जो आपके आपराधिक प्रवृत्ति के जो कैंडिडेट हैं, उनका कानून में कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि उनको रोका जा सके, लेकिन प्रधानमंत्री या जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो क्या कर सकती हैं कि जो आपराधिक प्रवृत्ति, आपराधिक नेचर के जो कैंडिडेट हैं, उनको टिकट ही ना दें, तो वो क्या करेंगे, राजनीति में एंट्री ही नहीं कर पाएंगे। ये हो गया। फिर हम बात करते हैं आगे की राह कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसका आगे का। अब आप अगर मेंस लिख रहे हैं, तो मेंस में आपको निष्कर्ष में क्या लिखना चाहिए, निष्कर्ष सदैव वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड में ये 3 पॉइंट आप अगर लिख देंगे तो आपका निष्कर्ष बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अंतरिम निलंबन, यानी कि अगर अंतरिम निलंबन कर दें तो मंत्रियों को सीधे हटाने के बजाय मुकदमे के दौरान निलंबित किया जा सकता है। यानी कि बात ये, इसका मीनिंग है, ये मीनिंग है कि मंत्रियों को सीधे हटाने के बजाय, यानी कि उनको राजनीति से पत्ता उनका साफ करने के बजाय उनको क्या करना चाहिए कि केवल कुछ समय के लिए निलंबित करना चाहिए। ये कि ये भी पॉइंट बन सकता है। दूसरा, फास्ट ट्रैक ट्रायल। फास्ट ट्रैक ट्रायल क्या है, मंत्रियों के खिलाफ गंभीर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, स्वतंत्र समीक्षा। हट हटाने की प्रक्रिया पर रोकथाम और दुरुपयोग से बचाव के लिए स्वतंत्र न्यायाधिकरण बनाया जाना चाहिए। यानी कि इसका एक अलग न्यायालय बनाना चाहिए जो इसकी जांच करे कि कोई बंदा है, उसने अपराध किया है तो क्या सही अपराध किया है, या फर्जी में उसको कोई राजनीतिक पार्टी फंसा रही है उसका राजनीतिक करियर चौपट करने के लिए। तो हमने बात कर ली 130वां संविधान संशोधन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप ये भी बताइए साथ साथ में कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आना है, ताकि आपके हिसाब से स्टडी को बनाया जा सके। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।